नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यह सुपर फास्ट एक्सप्रेस चल रहा है ऑब्जेक्टिव सिलसिले में, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 12th बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पर डे मैं ये बायोलॉजी का सेशन ला रहा हूँ, जिनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी सिलसिले को लेकर मैं बढ़ाता हूँ, आगे चलता हूँ इस सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और हमारे वीडियो का आप आनंद ले सकें, आप देख सकें। सही है, और दूर तक इन बच्चों को शेयर करें, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं इन वीडियो को। सही है, लाइक करिए, अच्छा लगे तो और लाइक करिए। सही है, तो अच्छा रहता है, उससे मतलब मनोबल बढ़ता है और फिर जो है नए नए वीडियो का क्रिएशन किया जाता है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो के सिलसिले में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि यूरासिल किससे संबंधित होता है। कहता है यूरासिल किससे संबंधित होता है। यूरासिल किससे संबंधित होता है। देखिएगा, यूरासिल जो है आरएनए में पाया जाता है। ये देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही है। यूरासिल आरएनए में होता है। सही है, डीएनए में देखिएगा, डीएनए में यूरासिल रहता है और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, डीएनए में यूरासिल नहीं रहता है। डीएनए में सही है यूरासिल नहीं रहता है, इसका मतलब है कि यूरासिल में जो है थायमिन नहीं रहता। सही है, और उधर डीएनए में यूरासिल नहीं रहता, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यूरासिल किसमें नहीं संबंधित, किससे संबंधित है, तो आरएनए से संबंधित है। डीएनए आपका ये गलत हो जाएगा, डीएनए में यूरासिल कभी नहीं रह पाया जाएगा। ये भी दोनों ये ऑप्शन आपका गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन पूरा गलत है। सही है, तो यूरासिल में मुख्यतः आरएनए पाया जाता है, यूरासिल जो है आरएनए में पाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। ताइचुंग देखेंगे धान की जो है ये किस्में होती है, मुख्यतः ये धान की किस्में है, गेहूं की किस्में नहीं है, मक्का की भी किस्में नहीं है, ईख की भी किस्में नहीं है। ताइचुंग जो है वो धान की डेवलपिंग किस्म है, धान के लिए ये विकास की गई किस्म है, प्रोन्नत किस्म है जिसका विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ड्रायोपिथेकस इनमें से किसकी अधिक समान थे, मैंने किनसे, ड्रायोपिथेकस जो है वो किनसे मिलते थे ज्यादातर। ये मानव का से इरा है, मानव का एक युग है जिसमें से मानव के विकास को दिखाया गया है। सही है, तो उसमें जो है ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, स्टेलोपिथेकस बहुत सारे इरा है जिनमें से इनका ये पूछ रहा है हमको, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ड्रायोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस जो है वो ऐप का था। सही है, तो ये ऐप के वंशज थे, मुख्यतः ज्यादातर इससे मिलते थे। ऐप मतलब वनमानुष भी होता है, हम लोग इसको भी कह सकते हैं, तो वनमानुष से इनकी जो है ज्यादातर मैचिंग होती थी। गोरिल्ला आपका ये गलत आंसर होगा, चिंपांजी आपका गलत आंसर होगा, मनुष्य जो है वो आपका गलत आंसर होगा। तो आप इसमें लगाएंगे मतलब ड्रायोपिथेकस जो है वो ऐप की जो है वंशज है, ऐप से ये मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4, इसका ऑप्शन ये मारना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में देखिएगा आप, ईस्ट जो होती है इस तरह से जो मुकुलन आप देखे होंगे, मतलब ये बर्ड निकालती है, बर्ड के द्वारा जो है ये इस तरह से प्रजनन करता है ईस्ट में। तो ये बर्ड होगा, बर्ड को हिंदी में कहते हैं मुकुलन, तो मुकुलन के द्वारा ही जो है ईस्ट में मुख्यतः प्रजनन होता है। ये मुकुलन, विखंडीकरण सही है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, एक देखिए आप फिजन होता है, परागन ये सही है, when the transfer of pollen grain from one anther to a stigma is called pollination, मतलब परागकण का जो है वर्तिकाग्र से स्टिग्मा पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत होगा, इनमें से सभी के द्वारा ये गलत हो जाएगा आपके। देखिएगा बेसिकली पूछ रहा है ईस्ट में किसके द्वारा होता है, तो ईस्ट जो है मुकुलन के द्वारा ही प्रजनन करता है, तो ये ऑप्शन आप सही मारेंगे, बाकी और सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, किसी खास समय में स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। मृत्यु की संख्या को मोर्टेलिटी कहते हैं। क्या चीज, मोर्टेलिटी। देखिएगा मोर्टेलिटी ये मृत्यु दर की संख्या को बताता है, नेटेलिटी जन्म दर होता है। सही है, मार्करनी ये भी आपका नहीं, इंटीग्रेटी ये भी आपका नहीं होगा, तो ये जो है मोर्टेलिटी कहिएगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो ध्यान रखिएगा। मोर्टेलिटी जो है ये इसको दिखाता है, क्योंकि पूछ रहा है कि किसी स्थान में, किसी खास समय में, किसी खास स्थान में जो आबादी की मृत्यु की जो संख्या होती है ना, वो मोर्टेलिटी को दर्शाता है। तो ये आपका जो है सही आंसर है। नेटेलिटी गलत है, माइग्रेटी ये गलत है, इंटीग्रेटी ये भी आपका गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछ रहा है
कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो मृदा जो है, मिट्टी जो है वो जल धारण करने की क्षमता रखती है अपने अंदर, सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका? पहला ऑप्शन जो है मृदा का, ये ऑप्शन सही है आपका। मृदा जो है जल धारण की क्षमता, मतलब जल धारण की क्षमता जो है मृदा ही रखती है, पौधे को नहीं होती है। जल का तो खैर जल ही है, ये ऑप्शन गलत होगा। जंतुओं का ये भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि मिट्टी सबसे ज्यादा जो है जल धारण की क्षमता रखती है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा जल धारण क्षमता में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, कुष्ठ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? सही है, कुष्ठ रोग जो था लेप्रोसी, उसका हम लोग शीघ्र ही पहचान हो जाए, सही पहचान हो जाए, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसलिए एलाइसा टेस्ट होता है, सही है, एलाइसा टेस्ट किया जाता है, इसके द्वारा हम लोग कुष्ठ रोग की पहचान कर लेंगे। ये ऑप्शन आपका सही है। कल्चर का ये गलत है, रासायनों का ये भी गलत है, विश्लेषणात्मक ये भी आपका गलत आंसर है। तो लगाइएगा एलाइसा होगा, एलाइजा लिखा है, एलाइसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट बोलते हैं, सही, उसका प्रयोग किया जाता है इसके टेस्ट में। वैसे देखिएगा एलिसा टेस्ट मतलब एड्स के पेशेंट में भी किया जाता, लेकिन ऑप्शन आपका ये नहीं है, ये मुख्यतः कुष्ठ रोग के लिए पूछ जा रहा, तो आप इसमें ये लगाइएगा, ये ऑप्शन आपका, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, अफीम किस से प्राप्त किया जाता? अफीम, अफीम दिया पापावर, ये आपका सही ऑप्शन है, पापावर सोनानिफेरम से प्राप्त किया जाता है, ये आपका सही आंसर आएगा। आपका ये एरिथ्रोजाइलम कोका से, कोकीन ये नहीं होगा आपका। कैनाबिस ये भांग का है प्रजाति, भांग से ये भी नहीं होगा। एटोपट वेलाडोन ये भी नहीं होगा, सही है। तो ये जो है पापावर, पापावर से ही जो है मुख्यतः अफीम की जाति प्राप्त की जाती है, ये आपका ऑप्शन सही है। ये बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, आप तीनों में मत मानना, ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 9, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग जिसको हम लोग क्षय रोग टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, सही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। मुख्यतः जब किसी को क्षय रोग हो जाती है तो वो व्यक्ति खांसता है, तो हवा के माध्यम से संक्रमण बहुत ज्यादा होता है। किसी व्यक्ति को खांसता है, टीबी है, तो हवा के द्वारा जो है ज्यादा संक्रमण करेगा, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। जल के द्वारा ये आपका गलत है, कीटों के द्वारा ये भी आपका गलत है, संपर्क द्वारा ये भी आपका गलत है। क्षय रोग का संक्रमण का मुख्य द्वार जो होता है वह हवा होता है, तो ये ऑप्शन आप जो है सही मारेंगे। वैसे तो देखेंगे जिन व्यक्ति को टीबी और क्षय रोग होती है वो कलम भी यूज करता है, तो उसके कारण भी हो जाता है। डेस्कटॉप, कीबोर्ड, कोई भी व्यक्ति जैसे कि वो खाना खा रहा, तो खाना खाएगा जिस थाली में वो खाएगा उस थाली के माध्यम से भी हो जाता है, सही है। तो देखिएगा नॉर्मली जो है क्षय रोग का संक्रमण यहाँ पूछ रहा है, वैसे ऑप्शन नहीं दिए हुए, तो हवा के द्वारा होता है, इसमें आप हवा के द्वारा ही ऑप्शन लगाइए, ये आपका सही आंसर है क्षय रोग का संक्रमण के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता क्राई आईएबी, क्राइजिन जो होगा फिर से बैसिलस थ्रूनजेनेसिस में होगा, कॉटन में। क्राई आईएबी किससे नियंत्रित करता है? सही है, क्रोन छेदक से, ये आपका गलत है। गेहूं के रस्ट से, ये भी आपका गलत है। फंगल इन्फेक्टेड डिजीज है। कपास के कीटों से, यही आपका सही आंसर है। कपास में ही क्राइजिन पाया जाता है, कॉटन, बीटी कॉटन, बैसिलस थ्रूनजेनेसिस में बताता था वो ये इसका है, सही है। मक्का के कीटों में ये आपका गलत होगा, तो ये ऑप्शन आप मारेंगे, ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्राई के संबंधित जो भी आएगा वो कपास में ही पाया जाएगा, या बैसिलस थ्रूनजेनेसिस या उसी को शॉर्टकट में बीटी जिन कहा जाता है, इससे ये संबंधित रहता है, तो ये ऑप्शन मारिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता जैव रिएक्टर अनुकूलतम स्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर देखिएगा उत्पादन को निर्माण करता है, उत्पादन मतलब उत्पादन जो है ये बढ़ाता है। जैव रिएक्टर के पैमाने का प्रयोग करके हम लोग मतलब उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जीव जो है ये नहीं बढ़ेगा, माध्यम ये भी नहीं होगा, ये सभी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका उत्पादन जो है वो सही होगा। जैव रिएक्टर पैमाने पर अनुकूलतम स्थिति को बढ़ाने के लिए उत्पादनता का निर्माण किया जाता है, जिससे जैव रिएक्टर मेंटेन रहता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग किया जा सकता है? सही है, लिखा गया जीन गन का, माइक्रोपिपेट का, दोनों ये भी इनमें से कोई ये होगा, जीन गन का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही आंसर है। देखिएगा बाहरी डीएनए जो होता है फॉरेन डीएनए जब भी लाया जाएगा तो वो जीन फॉर्म में लाया जाता है, जीन गन के रूप में ला जाकर, सही है, मतलब उसको फिर से प्लाज्मिड वेक्टर में या जहां भी मतलब जिस जीन थेरेपी के माध्यम से जोड़ना हो वहां पर ये इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग फॉरेन डीएनए कहते हैं। सही, मेजबान कोशिका में जो पहले से रहता है वो करता है, ठीक है। तो बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए फिर लाइगेज एंजाइम से फिर जोड़ा जाता है, डीएनए को जोड़ के लाया जाता है, ये आपका सही आंसर है। इसमें मारो, बाकी ये तीनों आपका आंसर गलत है, इसमें नहीं मारोगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है,
उसे क्या कहते हैं। तो आप देखिएगा शुक्राणु जो है मुख्यतः ये इस तरह से रचना बना रहता है, ये आपका यहाँ से देखिएगा इस तरह से ये रचना बना रहता है। यहाँ पर एक भाग पाया जाता है, ये वाला भाग, इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम ये वाला भाग पाया जाता है, एक्रोसोम। इसी एक्रोसोम के कारण जो है मतलब जो ही ये ओवम के दीवार के संपर्क में आता है, एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, जो इसको डाइजेस्ट कर देता है इसकी दीवार को, और इसका केंद्रक जो है इससे मिल जाता है, जिससे जायगोट बन जाता है। तो हेड वाले भाग में देखिएगा आपको एक्रोसोम पाया जाएगा, सही है। नेक वाले रीजन में देखिएगा यहाँ पर प्रोक्सिमल सेंट्रल डिस्टियोल केंद्रक रहता है। बाकी आप ये मिडिल पोर्शन में आएंगे तो मिडिल पोर्शन में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे आपका जो है ये टेल वाला भाग होता है, सही है, ये मूवमेंट करने में इसको मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे शुक्राणु जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो एक्रोसोम जो है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। ये ऑप्शन आपका सही है। बाकी मेजोसोम ये आपका गलत है, ये जीवाणु को मतलब देखिएगा रिप्रोडक्शन में मदद करता है मेजोसोम। एपिसोम ये भी आपका गलत है, स्पेरोसोम ये भी आपका गलत है। तो आप परिपक्व शुक्राणु के लिए एक्रोसोम आपका ये सही आंसर है, ये मारोगे। आपका मैंने ये डायग्राम से बताया हूं, आपको ध्यान से रखना, सही है। हेड रीजन में कभी कभी पूछ देता तो एक्रोसोम रखेगा, मध्य रीजन में तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, इसको मारना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कहता है ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। लिखा गया है एमआरएनए, सही है, एमएमआर का, पीसीआर का, ये आपका ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए ये आप यही मारेंगे। ये आपका होगा पीसीआर, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन में आप देखेंगे, चेन रिएक्शन में जो है ये इसका पीसीआर शॉर्टकट में कहते हैं। मतलब जीन का बहुलीकरण हो, जीन की संख्या को बढ़ाना हो तो आप पीसीआर प्रोसेस के द्वारा, एमआरआई है, मैग्नेटिक रिजोनेंट इमेजिंग है, इसको भी आप, ये गलत आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी आपका गलत होगा। एमएमआर ये आपका गलत ही है। तो ये मुख्यतः देखिएगा बी नंबर ऑप्शन का आप प्रयोग करिएगा, जो जीन की ऐच्छिक बहुलीकरण की संख्या को बढ़ाने के लिए पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। जितनी चाहिए लाखों करोड़ों जीन जो है आप सेम कॉपी में तैयार कर सकते हैं पीसीआर प्रक्रिया के द्वारा, सही है, ये आपका सही आंसर होगा, ये मारिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15। क्वेश्चन नंबर 15 है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र आप देखेंगे ये इस तरह से रहता है, नीचे आपका थैलमस रहता है, यहाँ देखिएगा ये आपका देखिएगा, तो मतलब ये कहा जा रहा है स्टिग्मा, ये आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा ये आपका स्टाइल है। स्त्री दल चक्र का स्टाइल ये आपका ओवम है, सही है, ये आपका ओवम अंडाशय जिसको कहते हैं ये। तो क्या क्या कह रहा है, ओवेरी, ओवम या ओवेरी जो कह लो सब सही है, दोनों सही है। तो आप ये देखिए स्टिग्मा हुआ ये आपका, ये भी सही है, स्टाइल ये भी आपका सही है, ओवेरी देखिए आपका ये भी सही है, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा फ्रूट बनता तो ये रहता, तो ये उपरोक्त सभी दिया, आपका ऑप्शन नंबर ये डी करेक्ट आंसर, ये आपका सही जाएगा। तो आप ये ऑप्शन मारो, उपरोक्त में सभी जाएगा। स्त्री दल चक्र में पुष्प बनता है इन सभी पार्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कहता है सिकल सेल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। ये रक्त जो है, रक्त की अल्पता, रक्त की कमी की वजह से सिकल कोशिका, सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, या लिंग संबंधी रोग है, ऑटोजोमस संबंधी रोग है, कमी जनित रोग है, फिर कहता है मेटाबॉलिज्म या कायिक चयनित प्रक्रिया। ये आप देखिएगा सिकल सेल एनीमिया जो है वो लिंग संबंधी रोग है, सिकल सेल एनीमिया लिंग संबंधी रोग है, देखिएगा लिंग संबंधी रोग नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। आप ये ऑटोजोम में मारिए, इसका सटीक आंसर ये होगा ऑटोजोम, ऑटोजोम से संबंधित रोग है। लिंग संबंधी सेक्स क्रोमोजोम जो है, सेक्स क्रोमोजोम पर नहीं होगा, ये आपका मतलब ऑटोजोम जो है इस पर आएगा, ये आपका सही आंसर, ऑटोजोम लगाइए। सिकल सेल जो है एनीमिया जो है ये मतलब देखिएगा आप मुख्यतः जो है ब्लड में देखिएगा रक्त की अल्पता, जैसे कि हीमोग्लोबिन गोलाकार आकार की होती है, तो ये अपना आकार धीरे धीरे बदल लेती है, हाशिए के आकार की हो जाती है, जिससे रक्त की कमी हो जाती है, सही है। तो रक्त में इसका लिंग से कोई संबंध नहीं है, सही है, लिंग से इसका कोई संबंध नहीं है,
इसलिए इसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया को हम लोग मुख्यतः जो है ऑटोजोम से संबंधित बीमारियां कहेंगे। तो ये आपका सही आंसर है। कमी जनित रोग, ये भी इसमें देखिएगा कभी कभी मतलब आयोडीन की कमी से घेगा रोग ये वगैरह, तो ऐसा कुछ। मेटाबॉलिज्म जो है एक कायिक क्रिया होती है, चाय उपापचय संबंधित जो शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, सही है। तो ऑटोजोम से संबंधित ये डिजीज है, इसको आप याद रखिएगा। सिकल सेल कोशिका में एनीमिया किस प्रकार का होगा, ऑटोजोम से संबंधित। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है एएमपीआर जीन कोशिका प्रतिरोधक विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। एएमपीआर जीन किसमें प्रतिरोधक विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है? रोगाणुओं में, कीटों में, प्रतिजैविक में, इसके बाद दिया गया है आपका सूखा के वृद्धि में। ये प्रतिजैविक लगाइए, सही है। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स कहते हैं इसको, एंटीबायोटिक्स। इसका प्रयोग जो है प्रतिजैविक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एमपीआर जीन है, सही है। एमपीआर एक प्रकार का जीन है जिसमें प्रतिरोधक विकसित करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। चूंकि एंटीबायोटिक से प्रतिरोधक विकसित होता है, तो ये आपका जो है सटीक आंसर होगा। ये मारिए, रोगाणुओं में ये गलत हो जाएगा, कीटाणु सूखा वृद्धि करने के लिए भी गलत होगा, ये मारना सही है। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, कहाँ होता है? बी लिम्फोसाइट देखिएगा, या जो है बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा, यही सही है। ये आपका सही है। थाइमस में ये गलत हो जाएगा, टिफो लिम्फोसाइट आ जाएगा इसमें। रक्त में ये आपका गलत है, लिम्फ लसिका ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो अस्थि मज्जा जो होती है देखिएगा आप, ये मतलब हड्डी में देखिएगा अंदर में ये जो बोन मैरो भरा रहता है, बोन मैरो, इसी में देखिएगा अस्थि मज्जा कहते हैं इसको, बोन मैरो, इसी में ये बनता है। कौन सी? बी लिम्फोसाइट, सही है, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है। तो मुख्यतः देखिएगा जो लिम्फोसाइट का निर्माण होगा वो अस्थि मज्जा में, याद रखिएगा, थाइमस में नहीं, ठीक है। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? ट्रांसजेनिक चूहे या मूसों, मूसो लिखा हुआ, मूसा भी कहते हैं हम लोग, गांव देहात में मूसा भी बोला जाता है, शहर में भी लोग मूसा समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग जो है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु किया जाता है, यही आपका सही आंसर है। फिर दिया उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, ये आपका गलत है। प्रतिजैविक की खुराक हेतु, ये भी आपका गलत है। इनमें से सभी हेतु ये आपका गलत है। इसमें आप देखिएगा ट्रांसजेनिक जो चूहे होते हैं उनको वैक्सीन के प्रिपरेशन के लिए से मतलब सुरक्षात्मक जांच हेतु किया जाता है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? मृदा में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाए नीला हरित बैक्टीरिया, यही आपका सही आंसर है। पहला प्रोटोजोआ ये आपका गलत है, निमेटोड्स ये आपका गलत है, गेहूं के पौधे का ये भी आपका गलत है। मृदा में नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए नीला हरा शैवाल से मतलब साइनोबैक्टीरिया भी हम लोग इसको कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कह लीजिए, या फिर एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं, इसका भी मतलब प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की, नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, सही है। तो इसका प्रयोग करिएगा। आइए, तो मैंने फिर कहा ना आपको कि 20 क्वेश्चन का ये सिलसिला चल रहा है, पर डे मुझे 20 क्वेश्चन बताना है, और इसी 20 क्वेश्चन में सारे एमबीबीआई क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी दृष्टिकोण से मैं पर डे ये क्वेश्चन बनाता हूँ और क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ। तो आप देखिएगा, आप अगर 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, आप जो है इस वीडियो का मजा ले सकें, सही है। और आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, आप इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, सही है। आइए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, सही है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक फिर बात करेंगे, अच्छे से रहें, सही है, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।